बायो अवेलेबिलिटी के बारे में अपन बात कर रहे थे कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि कितना परसेंटेज कंपोजिशन है जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जाता है किसी भी ड्रग के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रूट से अपन ड्रग को देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एक आईवी रूट ऐसा रूट रहता है जिसके अंदर 100% हम मानते हैं कि 100% ड्रग हमने जितना कंटेंट अगर ड्रग का दिया वो सारा की सारा कंटेंट जो है डायरेक्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स देखने के लिए, क्वालिटी देखने के लिए, एफिकेसी देखने के लिए, ठीक है, हम बायोअवेलेबिलिटी टर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है। देखो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की अगर अपने बात करें मेडिसिन अवेलेबल है, ठीक है, तो ईच एंड एनी कंपनी अदर कंपनी की भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बट क्या है इनके ब्रांड नेम अलग अलग रहते हैं, बट उनकी साल्ट की बात करें तो साल्ट सेम रहता है। तो हम लोग क्या है कि किस तरह से उस चीज को बाइफरकेट कर सकते हैं या हम जान सकते हैं कि अगर हम एक कंपनी की ड्रग खा रहे हैं 500 mg की, फॉर एग्जांपल सिंपल सबसे कॉमन ड्रग पैरासीटामोल का अपने एग्जांपल लेके चलते हैं, हजारों कंपनियां पैरासीटामोल बनाती हैं, ठीक है, और अगर मार्केट के अंदर स्ट्रिप आती है पैरासीटामोल 500 mg की तो एक नहीं 10 कंपनी की आती है, ठीक है। तो क्या हम ये मान सकते, क्या हम ऐसा मान के चलें कि अगर हम एक कंपनी की खा रहे हैं वो तो सही है, ठीक है, और दूसरी कंपनी की खा रहे हैं वो गलत है? बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं अगर 500 mg पैरासीटामोल लेवल क्लेम करता है तो वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड्स के थ्रू पास होके क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू गुजर के क्लिनिकली इक्विवेलेंट, अगर हमने एक डोजेस फॉर्म पहले बनाई थी जो उसकी अपन ने पहले भी बात करी थी कि ब्रांडेड डोजेस फॉर्म है, ठीक है, वो क्लिनिकली उसको अपन रेफरेंस लेके चलते हैं और उसके साथ फिर अदर टेस्ट करते हैं, ठीक है। हमें ड्रग का रिलीज देखना है कि ड्रग कितनी देर के अंदर रिलीज हो रही है, उसका रिलीज टाइम क्या है, क्या एक ब्रांड का रिलीज टाइम अलग है, दूसरे ब्रांड का अलग है, और अगर डिफरेंस है तो किस वजह से है। देखो कहीं ना कहीं पे हमें स्टैंडर्ड तो एक मानना ही पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड को तो अपने को लेके ही चलना पड़ेगा। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड है तब ही हम अदर फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। जब भी कोई ड्रग फॉर्मुलेशन बनाई जाती है, ठीक है, तो हम किसी ना किसी, देखो लैब के अंदर भी अपन कभी कोई काम करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आने का हमें कब पता चलता है कि रिजल्ट सही आया है? हम उस चीज को क्या करते हैं, आईपी से, बीपी से, यूएसपी से, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बुक से मैच करके देखते हैं, ठीक है, कि उस चीज का एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या था, वो स्टैंडर्ड के साथ मैच खा रही है या स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं खा रही है। अगर वो स्टैंडर्ड के साथ मैच करती है इट मीन दैट इज ओके, वो बिल्कुल सही है, और अगर वो स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं करती है तो वहां पे कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज, या अगर तो हमारे प्रोसीजर के अंदर कुछ डिफरेंस आए या हमारी फॉर्मुलेशन बनाने के अंदर कुछ डिफरेंस आया है, ठीक है। ये जितनी भी हैं क्लिनिकल ट्रायल्स जब हमने करते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल सारा की सारा बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस स्टडीज के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। देखो अब सबसे पहली बात कि बायो अवेलेबिलिटी है क्या। बायो अवेलेबिलिटी मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव अमाउंट, इसके अंदर दो चीजें सबसे मेन रहेंगी, एक तो अमाउंट, किसकी अमाउंट, ड्रग की अमाउंट, और दूसरा ड्रग का रेट। रेट कौन सा, ड्रग का बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के बाद, ठीक है, एडमिनिस्टर होने के बाद वो ड्रग जो है वो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कितनी देर तक पहुंची है, ठीक है। रिलेटिव अमाउंट एंड रिलेटिव रेट एट विच द ड्रग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, जब उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, फॉर्म रीचेस टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंची है। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने का क्या मतलब है कि वो अवेलेबल हो गई है किसके लिए, साइट ऑफ एक्शन के लिए, एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इसने एक और फॉर्मूला और डेफिनेशन दी है, बायोलॉजिकल बायो अवेलेबल फ्रैक्शन। हाँ, तो ये चीज इसके अंदर सबसे मेन पार्ट है कि कौन सा पर्टिकुलर कितना फ्रैक्शन है जो बायोलॉजिकल अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि देखो काम में तो हमारे वही है, यूजफुल तो हमारे लिए सबसे ज्यादा वही है जो फ्रैक्शन हमारे एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाउंड हो गया और उसने अपना बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। एक्शन प्रोड्यूस करना ही एक्चुअल में हमारा मोटो है सबसे मेन, किसी डोजेज फॉर्म को बनाने का। तो ये क्या कर रहा है, इसको अपने किससे रेफर करते हैं, फ्रैक्शन दैट एडमिनिस्टर्ड डोज दैट एंटर्स इनटू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर होगी, ठीक है, और साइट ऑफ एक्शन पे जाके अवेलेबल होगी, दैट इज बायोलॉजिकल बायो अवेलेबल डोज, कितनी बायो अवेलेबल हुई है डोज, ठीक है। हमने 500 mg दिया तो 500 mg में से कितनी mg हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंची है,
और स्पेसिफिक अगर अपने उसको बाइफरकेट करें तो उसमें से कितना पार्ट जो है कुछ पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाके एक्ट हो गया है, उसके साथ बाउंड हो गया है और जहां पे उसने अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखो ये ग्राफ जो है ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल का ग्राफ है। ये प्रोफाइल जो ये जो ग्राफ क्या है, ये आपकी पूरी की पूरी अगर अपने बात करें बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर काम करेगा। बायोलॉजिकल बायो अवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस के अंदर इस ये ग्राफ को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ के अंदर सारी की सारी चीजें एक ही ग्राफ के अंदर नोट की गई है। देखो ये है एडमिनिस्टर, यहाँ पे हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया। माउस दिख रहा है ना आप सभी को? कोई बोलेगा? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके, ड्रग को एडमिनिस्टर किया। ठीक है, देखो इधर टाइम चलेगा, इधर हमारे प्लाज्मा ड्रग की कंसंट्रेशन चलेगी। यहाँ पे दोनों चीजें जीरो है। ठीक है, हमारे ड्रग की कंसंट्रेशन भी जीरो है, हमारा टाइम भी जीरो है। ठीक है, ये T0 है। T0 मतलब कि जहां पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया, जिस टाइम पे हमने ड्रग को एडमिनिस्टर करना स्टार्ट किया या फर्स्ट हमने उसको एडमिनिस्टर कराया। ठीक है, सेकंड आ जाता है जब एक पर्टिकुलर लेवल जो ड्रग का है वो बढ़ने लगा। वो बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, ये दोनों लाइंस के बारे में अपन ने बात करी थी कि ये जो है दैट इज द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जहां पे जो हमारी इफेक्टिव कंसंट्रेशन, देखो बॉडी के अंदर अवेलेबल होना अलग चीज है। ठीक है, फिर वो बॉडी के अंदर अवेलेबल होने के बाद कितना पार्ट मिनिमम चाहिए उसको एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जो पार्ट अगर इस लाइन के ऊपर टच होता है दैट इज दी ऑनसेट ऑफ एक्शन। यहाँ पे एक्शन आना स्टार्ट हो गया, एक्शन होना प्रोड्यूस हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो एक एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि बॉडी के अंदर एक ड्रग दी जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को 500 mg ड्रग की नीड है। ठीक है, तो नीड के अकॉर्डिंग सिर्फ हम अगर 500 mg की नीड है, हमें फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ 10 mg ड्रग ही दिया, 490 mg नहीं दिया। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस कवर के अंदर, इस एरिया के अंदर ही घूमती घूमती खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, उसका कोई भी एक्शन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो एक फिक्स डोज देनी पड़ती है। ठीक है, जो हमें एक ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोवाइड करे। ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोवाइड करने के बाद ये पूरा की पूरा जो फेज चलेगा ये एब्जॉर्प्शन फेज चलेगा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती जाएगी ड्रग। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या है कि वो फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, क्रॉस कर जाती है, इट मीन वो एक टॉक्सिक लेवल के अंदर पहुंच गई है। ठीक है, और फिर एक ऐसा लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं सी मैक्स। देखो ये टी मैक्स था जहां पे हमने सॉरी ये तो था T0, ये ध्यान रखना इस चीज का, इसके अंदर लिखा नहीं हुआ है ये, दैट इज T0 जहां पे टाइम हमारा स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद ये एक पीक पॉइंट आता है, प्लाज्मा की पीक कंसंट्रेशन आती है। ठीक है, जहां पे हमारी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर ड्रग की जो डोज हमने दी है उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, जो सी मैक्स है, जिस टाइम के ऊपर हमारा प्लाज्मा पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमें देखने को मिल रही है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिल रही है, सर आवाज नहीं आ रही। अरे बोल दो कोई, वही सारी है ना सभी को? यस सर। चलिए, तो हम लोग इस ग्राफ की बात कर रहे थे। ठीक है, कि दैट इज द पॉइंट वेयर द एक्शन वाज स्टार्टेड, हमारी बॉडी के अंदर एक्शन स्टार्ट हो चुके हैं।
ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो फेज रहेगी दैट इज द एब्जॉर्प्शन फेज। यहाँ पे ये वो फेज रहेगी जहाँ पे एब्जॉर्प्शन एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा, और जिस पॉइंट के ऊपर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है दैट इज द सी मैक्स, मैक्सिमम प्लाज्मा पीक कंसंट्रेशन अपने उसको बोलते हैं, कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जितनी एब्जॉर्ब हो सकती थी ड्रग मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर उतनी एब्जॉर्ब हो गई, इससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। सर ठीक है जी? सर इस पे एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट कैसे लिखा है, इसका बता रहा क्या हूँ, मतलब? देखो सी मैक्स है, देखो इन चीजों का ध्यान रखना, ये मैंने फर्स्ट आपको बताया था T0, ठीक है, दैट इज सी मैक्स, मैक्सिमम पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, या मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी अपने इसको बोल सकते हैं, और ये जिस टाइम के ऊपर प्रोवाइड होती है दैट इज द टी मैक्स, इसको अपन बोलते हैं टी मैक्स, ठीक है। और ये लिखा हुआ है जो ऑनसेट टाइम, जो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ था, उस जितने टाइम पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है वो होता है उसका ऑनसेट टाइम, ठीक है। अब इसने ये क्यों लिखा है एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट, देखो यहाँ पे अब इससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है होना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमारी ड्रग का एलिमिनेशन ही होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ इतने इतने पार्ट को अगर आप यहाँ से डिसअपियर कर देते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये लाइन के इंसेंटिसिटी ऑफ एक्शन के इस वाले पार्ट को अगर आप डिसअपियर कर देते हैं और सिर्फ आप एलिमिनेशन पार्ट को देखते हैं, ठीक है, तो एलिमिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कि जब एब्जॉर्प्शन रेट जो रहता है मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम रहने के साथ साथ वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, एलिमिनेशन लास्ट में जाके जीरो हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, इन्फिनिटी लेवल तक चला जाएगा, ठीक है। तो अब अपने सिर्फ एलिमिनेशन की, देखो सिर्फ एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे तो सिर्फ ये पॉइंट चलेगा, एक मिनट, हाँ, अगर अपने सिर्फ एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट काम में आएगा, ठीक है, अगर सिर्फ एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ओनली दैट पार्ट, ठीक है। और अगर अपने बात कर रहे हैं कि एलिमिनेशन की, तो एलिमिनेशन के अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट काम में आएगा। अगर ओके आप सर। इस ग्राफ को आप दो तरह से देखोगी, दो ग्राफ को एक ग्राफ के अंदर नोट करके दिया गया है, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि अगर अपने सिर्फ एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो हमें सिर्फ यही देखना है, और अगर अपने एलिमिनेशन की बात करेंगे तो हमें सिर्फ यही देखना है। तो एलिमिनेशन के केस में क्या रहेगा कि ये वाला पॉइंट रहेगा मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर रहेगा, जहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है। अब यहाँ से एलिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और एक लेवल तक एलिमिनेशन होता रहेगा, और धीरे 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 करते जो क्या है बॉडी से पूरी की पूरी ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। और इतना पार्ट जहाँ पे ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ऑनसेट ऑफ एक्शन खत्म हुआ, इन दोनों के जो बीच का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है, ये रहेगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इतने टाइम तक ड्रग ने अपना एक्शन प्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये मैक्सिमम जो पीक कंसंट्रेशन है, उस पीक कंसंट्रेशन से लेके जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तक का पार्ट है, ये पार्ट रहेगा इंटेंसिटी की, कितनी इंटेंसिटी के साथ उसने अपना एक्शन प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये बीच में लाइन किसने मारी है, क्लियर करो इसको, ठीक है। एक चीज इसके अंदर सबसे मेन एक और देखने वाली है, देखो अब अपने एब्जॉर्प्शन की बात कर ली, एलिमिनेशन की बात कर ली, थेराप्यूटिक रेंज के बारे में, टॉक्सिक लेवल के बारे में, सब थेराप्यूटिक लेवल के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की अगर नीचे नीचे रहेगा तो वो सब थेराप्यूटिक लेवल बोला जाएगा, उसमें ड्रग का कोई भी एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। सेफ कंसंट्रेशन से ऊपर की ओर चला जाएगा तो वो टॉक्सिक लेवल को पार कर जाएगा, ठीक है, वो टॉक्सिक लेवल के अंदर आ जाएगा, पार नहीं करेगा उसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ड्रग अपनी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती रहेगी, ठीक है। ये पॉइंट रहेगा, जो प्लाज्मा की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो टाइम जो है दैट इज टी मैक्स। अब एक चीज और देखने वाली है, देखो ये कर्सर को ध्यान से देखना, ये पूरा की पूरा जो ग्राफ है, ठीक है, इसके नीचे वाला पार्ट की बात करते हैं अपने, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है।
ये आगे भी जा सकता है, ऐसा नहीं इतना ही ग्राफ है, ये आगे भी जा सकता है किसी ड्रग के लिए। अगर अपने सस्टेन रिलीज की बात करते हैं, डिलेड रिलीज की बात करते हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है। ठीक है, ये पूरा की पूरा जो एरिया है जो इस ग्राफ के नीचे की तरफ अवेलेबल है, ये पूरा की पूरा एरिया है एरिया अंडर द कर्व। जो कर्व के नीचे वाली साइड, जो उसके अंडर की साइड जो एरिया रहेगा, ये पूरा की पूरा एरिया रहेगा एरिया अंडर द कर्व। इस चीज को आप डिनोट करके याद करके रखना, क्योंकि यही एरिया दी अंडर द कर्व अपने काम आएगा नेक्स्ट सेल के बायो अवेलेबिलिटी को निकालने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए बायो अवेलेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व एक मेथड भी है बायो अवेलेबिलिटी निकालने का। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी कितने टाइप की है। देखो, बायो अवेलेबिलिटी जनरली दो टाइप की है। ठीक है, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट की बात करते हैं। देखो, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में कितनी बायो अवेलेबल है एक पर्टिकुलर ड्रग। ठीक है, जब एक नई क्लिनिकल ट्रायल के साथ एक ड्रग को कंपेयर, क्लिनिकल ट्रायल फॉर्म के अंदर, ठीक है, एक न्यू ड्रग मोइलिटी को कंपेयर किया जाता है। अब कंपेयर किसके साथ किया जाए? देखो, जनरल तो फर्स्ट कंपैरिजन है, हम ये चीज जानते हैं कि अगर हम आईवी के तौर पे उस ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तो 100% बायोलॉजिकल अवेलेबल हो जाएगी वो, क्योंकि 100% पूरा की पूरा अपने जितना कंटेंट या जितना कंपोजिशन उस ड्रग का दिया है वो सारा की सारा हमने कहाँ दिया है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर दिया है। ठीक है, बट अब जब हम उसको ओरली देने जा रहे हैं, ठीक है, या ओरली के बजाय किसी और रूट से देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? ठीक है, कि ड्रग के लॉसेस भी होंगे, ड्रग लिवर के अंदर भी जाएगी, एब्जॉर्प्शन भी 100% एब्जॉर्प्शन उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पे भी कोई फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। ड्रग को हमने ओरली दिया है तो वही स्टमक में जाने के बाद पीएच की वजह से, ठीक है, डिफरेंट पीएच है हमारे स्टमक के अंदर, बॉडी के अंदर, पीएच की वजह से कोई ऐसा वीकली एसिडिक फॉर्म थी ड्रग की, वीकली बेसिक थी, ठीक है, उस वजह से कुछ ड्रग की लॉसेस तो नहीं हो गए। देखो, हर बार अगर कोई ड्रग ओरल रूट से दी जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे उसके लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं। 100% बायोलॉजिकल अवेलेबल वो नहीं हो पाती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, तो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या है? कंपैरिजन है किसका? नॉन इंट्रावीनस और इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, कि ड्रग जो है वो नॉन आईवी रूट से दी गई है और आईवी रूट से दी गई है, दोनों का रेशियो है, दोनों का कंपैरिजन है। ठीक है, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड आईवी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो बायोअवेलेबिलिटी क्या है? 100% है। और अगर हम ओरल रूट से या किसी और रूट से देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये मेथड है उसकी बायोअवेलेबिलिटी को कंपेयर करने का। उसको कंपेयर हमें किसके साथ करना है? आईवी रूट के साथ करना है। ठीक है, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी क्या है? रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी क्या है? कि हमें कंपैरिजन तो करना है, ठीक है, बट दो अलग अलग फॉर्मुलेशन का करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ले लिया लिवेरासिटम। ठीक है, लिवेरासिटम आती है, ठीक है, सॉरी ब्रेन कैटेगरी की ड्रग है वो। ठीक है, सीजर में काम में आती है। तो वो ड्रग क्या है कि हमने एक कंपनी बना रही है, एक बी कंपनी बना रही है। ठीक है, कंटेंट सेम ही है, कंपोजिशन सेम ही है। ठीक है, बट हमें क्या है, कहीं ना कहीं पे दोनों के बीच में क्या है कि दोनों के बीच में रेशियो देखना है कि किस पर्टिकुलर कंपनी की ड्रग है वो हमें देखने को मिल रही है कि वो ज्यादा इफेक्टिव है, किस कंपनी की कम इफेक्टिव है। ये कई रीजन भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इस बात को हम दूसरे तरीके से भी लेके चलते हैं। ठीक है, कि हमें रेफरेंस देखना है कि एक हम लेके चलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, कि हमने क्लिनिकल ट्रायल से हमने पहली ड्रग बनाई, उस ड्रग को हमने मान लिया स्टैंडर्ड। ठीक है, देखो हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमें हमेशा एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी निकालें। क्यों निकालें? क्योंकि हमेशा ये अवेलेबल नहीं है कि उस पर्टिकुलर जिसकी हमने ड्रग फॉर्मुलेशन बनाई है कि हर जगह पे उसकी हमारे पास आईवी अवेलेबल हो। ठीक है, या आईवी हम दे पाए, तो उसको उसका जो इजीएस्ट मेथड है उसको कंपेयर कर लिया जाए किसके साथ? एक स्टैंडर्ड के साथ। हम एक कंपोजिशन बनाते हैं ना हमारी लैब्स के अंदर भी, तो हम उसको कंपेयर कहाँ करते हैं कि हमने आईपी का स्टैंडर्ड देख लिया, ठीक है, यूएसपी का स्टैंडर्ड देख लिया कि यूएसपी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज इतना कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, जब हम बात कर लें कि हमने दोनों की दोनों ही ओरल रूट बनाए हैं,
क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद हमने एक सक्सेसफुल ड्रग बना ली। सक्सेसफुल डोजेस फॉर्म बनाने के बाद हमने उसका पर्टिकुलर हर स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए उसका इवैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से कर लिया। प्रॉपर तरीके से करने के बाद हमने उसकी प्लाज्मा लेवल स्टडी भी कर ली। स्टडी करने के बाद हमने उस एक पर्टिकुलर लेवल को स्टैंडर्ड मान लिया कि हाँ ये स्टैंडर्ड है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट ड्रग बनाएंगे, नेक्स्ट बैच बनाएंगे, ठीक है, कि आप में से किसी एक ने बना लिया, उसने बिल्कुल स्टैंडर्ड बना लिया, फर्स्ट टाइम जिसने बनाया वो स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद आप बना रहे हो, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। अब आपने क्या करना है कि उस ड्रग को स्टैंडर्ड के साथ मैच करके देखना है, ठीक है, कि मैच करने के बाद कितना कंपोजिशन आ रहा है, ठीक है, कंपोजिशन आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना कंपोजिशन है बराबर में रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस लेवल पे हमारी ड्रग काम कर रही है, वो स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रही है या स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं कर रही है। अब नेक्स्ट सर AUC क्या था? AUC था एरिया अंडर कर्व। यार ये बीच में लाइंस मत मारो जो मार रहा है। हाँ, AUC था एरिया अंडर द कर्व। देखो ये ग्राफ के नीचे आपको पूरा की पूरा एरिया दिख रहा होगा, ठीक है। वापिस से अपने चलते हैं इस बात के ऊपर कि ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते होते ये नेक्स्ट बढ़ता गया, मैक्सिमम लेवल तक आया, मैक्सिमम लेवल के बाद आने के बाद ये एलिमिनेट होके धीरे धीरे बॉडी से बाहर एलिमिनेट होना स्टार्ट हो गया और एक इन्फिनिटी लेवल तक, एक पर्टिकुलर लेवल तक पूरी की पूरी जो ड्रग है वो बॉडी से एलिमिनेट हो गई, ठीक है। एरिया अंडर कर्व के अंदर एक चीज ध्यान रखने वाली होगी कि हमें पूरा की पूरा कंटेंट देखना है, जहां से वो चीज, वो ड्रग जो है बॉडी के अंदर एंटर करी, भले ही वो सब थेरेप्यूटिक लेवल के अंदर हो, भले ही वो टॉक्सिक लेवल के अंदर हो, ये पूरे के पूरे एरिया को अपने बोलते हैं जो ग्राफ के अंदर की साइड रहता है, ये पूरा की पूरा एरिया एरिया अंडर द कर्व। आ गया समझ? यस सर। देखो ये ग्राफ है, ये भी इसने जो हम लास्ट अपन ने रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी की बात करी थी, ठीक है, उसके कंपैरिजन में एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, कि इसने यहाँ पे एक ड्रग को स्टैंडर्ड माना था और एक ड्रग को क्या है, इसने सिंपल ड्रग, एक नई फॉर्मुलेशन माना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ए को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, ठीक है, और बी को हमें एक सिंपल ड्रग लेके चलते हैं, या हम दोबारा से फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मुलेट करने के बाद वो स्टैंडर्ड के साथ कितना मैच खा रही है, वो उसने इसका कंपैरिजन करके देखा है कि वो प्रॉपर्ली कंपेयर करने के बाद कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर ये रेड लाइन इसके बराबर चलती तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड के साथ मैच खा रही है, ठीक है। बट ये जो ए फॉर्मुलेशन है ये कहीं ना कहीं हमारे स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं खा रही है, ठीक है। ये मैक्सिमम जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन है उसको भी क्रॉस करके जा रही है, एक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी और इसका कहीं ना कहीं पे एलिमिनेशन भी जल्दी हो रहा है रेदर देन दी फॉर्मुलेशन बी, ठीक है। तो इस केस में अगर अपने बी को स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन मानते हैं और ए को स्टैंडर्ड नहीं मानते हैं, नई फॉर्मुलेशन मानते हैं, तो इट मीन कि इस फॉर्मुलेशन के अंदर हमें कहीं ना कहीं पे और सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। वो चेंजेस जो है हम वो फॉर्मुलेशन के भी हो सकते हैं, वो चेंजेस हमारे प्रोसीजर के भी हो सकते हैं, हमने किस प्रोसीजर से उस फॉर्मुलेशन को बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, ठीक है। अब सबसे मेन बात आती है वापस से चल के फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। देखो फैक्टर हमेशा ही यूजफुल रहेंगे, हर चीज के ऊपर फैक्टर काम करेंगे, ठीक है। फैक्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी को, कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं। देखो सबसे मेन तो सबसे पहली चीज है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो फिजिकल फैक्टर के अंदर अपने एक चीज मानते हैं कि अगर हम आईवी देंगे, यही बात अपने पहले भी कर चुके हैं कि अगर हम आईवी फॉर्मुलेशन देंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो आईवी के साथ तो फैक्टर, आईवी तो अपने आप में एक फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि आईवी देने का मतलब है कि हमने उसको 100% अवेलेबल करा दिया हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। अब अपने बात करते हैं बाकी जितनी भी फॉर्मुलेशन हमारे पास रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर इसने एक सिस्टमेटिकल डायग्रामेटिकली बता दिया हमें
कि सबसे ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी यहाँ पे लिक्विड्स की है। ठीक है, देखो लिक्विड कहीं ना कहीं पे मोस्टली जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, ये चीज हम जानते हैं, क्योंकि अगर हम सॉलिड दे रहे हैं, कैप्सूल दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, ठीक है, तो टैबलेट को कहीं ना कहीं पे डिसइंटीग्रेट के बाद डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा rather than the लिक्विड। ठीक है, टैबलेट को कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म के अंदर आना है और लिक्विड फॉर्म हमने डायरेक्ट ही बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर दिया। ठीक है, और फिर उसको आगे एक सिस्टमेटिक चार्ट में इसने बता दिया है कि सॉल्यूशन की ज्यादा है, सस्पेंशन की उससे कम है। ठीक है, कैप्सूल्स की, टैबलेट्स की, और फिर लास्ट में कोटेड टैबलेट्स की। कोटेड टैबलेट्स के बाद एंटायरी कोटेड, ठीक है, सस्टेन रिलीज दे रहे हैं, ठीक है, डिलेड रिलीज दे रहे हैं। ठीक है, वो भी इसके अंदर आगे चलती जाएंगी। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है, वो जल्दी डिसॉल्व होती है rather than the colloidal फॉर्म, ये भी इसके अंदर है। फिर इसके अंदर वही है सबसे मेन कि हमारी जो ड्रग है वो किस नेचर की है। ठीक है, हमारी ड्रग हमने एक्वस फेज के अंदर दी है, एब्जॉर्प्शन साइट के ऊपर वो किस फेज के अंदर अवेलेबल है, एक्वस फेज के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, या वो जो हमारी ड्रग है वो नॉन एक्वस फेज के अंदर अवेलेबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, वो लिपिड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है या वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है। देखो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होने के लिए तो हमें वाटर सोल्यूबल होने की ज्यादा जरूरत होती है, बट हमें एब्जॉर्ब कराना है तो वहां पे हमें एक्वस फेज नहीं, वहां पे हमें लिपिडिक फेज चाहिए। ठीक है, नॉन एक्वस फॉर्म फेज चाहिए। जितनी ज्यादा ड्रग अपनी लाइपोफिलिक नेचर में होगी उतना ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। ये वही फैक्टर है, बेसिक फैक्टर है, ये हर जगह पे काम करेंगे। देखो एब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर थे ना, अपन ने एब्जॉर्प्शन में फैक्टर पढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वही फैक्टर बायो अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करेंगे। एब्जॉर्प्शन अगर उनका स्लो होगा जैसे जैसे, ठीक है, देखो जितना एब्जॉर्प्शन स्लो होता जाएगा उतनी बायो अवेलेबिलिटी एक्चुअल में कम होती जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन अगर स्लो रेट से हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है उस टाइम की। ठीक है, फिर बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन कितना है, ठीक है, आयनाइज्ड फॉर्म के अंदर है, अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ये चीज भी मेनली इफेक्ट करती है। जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है वो जल्दी पेनिट्रेट करती है जो जीआईटी म्यूकेजल है, ठीक है, rather than the ionized form। आयनाइज्ड फॉर्म जो है कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ज्यादा, देखो वो डिसॉल्व तो हो जाती है बट डिसॉल्व होने के बाद उतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पीएच की। ठीक है, कि जो हम डोजेस फॉर्म या ड्रग देने जा रहे हैं उसकी पीएच किस तरह की है। ठीक है, अगर हम वीकली एसिडिक ड्रग्स की बात करें जैसे एस्प्रिन है, ठीक है, इस तरह की जो ड्रग्स हैं, ठीक है, ये स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं या डुडेनम के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, वीकली बेसिक ड्रग्स की बात करें तो बेसिक ड्रग्स के बारे में हम जनरली जानते हैं कि सारी की सारी ड्रग्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। देखो कहीं ना कहीं इन कॉन्टेक्स्ट को, हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए ही, ठीक है, ड्रग फॉर्मुलेशन बनाई जाती है कि कहीं ना कहीं पे उसका एब्जॉर्प्शन तो हो ही। अगर डिलेड रिलीज बनाई जाती है तो उसके एब्जॉर्प्शन को स्टमक के अंदर रोका जाता है, कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका रिलीज होता है, उसके ऊपर एक ऐसी लेयर बना दी जाती है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं की स्टमाल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद ही लेयर डिसॉल्व हो और फिर ही ड्रग वो है कंटेंट में आए स्टमक के या हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम के, और सिस्टम में स्टमक जो कांटेक्ट में आने के बाद वो डिसॉल्व होने के बाद वो पर्टिकुलर जगह पे एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, इसी तरह स्ट्रॉन्गली और बेसिक ड्रग्स के लिए, ठीक है, एसिडिक ड्रग्स के लिए और बेसिक ड्रग्स के लिए अलग अलग रहता है सिस्टम। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर वही हैं जो अपन ने एब्जॉर्प्शन में पढ़े थे। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर है जीआईटी के फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर अपन कल पढ़ेंगे क्योंकि 1 ही मिनट रह गया क्लास में, क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, देखो मैंने इसके साथ साथ आप लोगों को बरमांकर तो आप लोगों ने पढ़नी है, इसके साथ मैंने आपको अपने आर्टिकल्स भी सेंड कर दिए हैं। ठीक है, उन आर्टिकल्स के अंदर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उन आर्टिकल्स को भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप बिल्कुल फ्री हो आप पूछने के लिए। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में भी मैंने आपको भेज दिए थे, आर्टिकल्स भी भेज दिए थे अलग से, मिल गए सभी को ना? अभी बोलने ना कोई? यस सर। तो आप उन आर्टिकल्स को भी यूज कर सकते हो।